तो हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, कई सारे टर्म्स के बारे में हमें परिचय प्राप्त हुआ। अब हम ये देखते हैं कि मोशन को कंसिडर करने के लिए अथवा मोशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो मोशन को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो वो टर्म्स हैं, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, वेग, त्वरण, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ये वो टर्म्स हैं जो मोशन को कंफर्म करेंगे। तो इनका समझना बहुत ही आवश्यक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2, या आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 2, या कह सकते हैं पार्ट नंबर 2, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप अपने कॉपी में, अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन पदों को हम अच्छी तरीके से पहले समझेंगे, फिर समझने के बाद बुक में इनको रीड करेंगे, इसके बाद नोट्स सेल्फ बनाएंगे। नोट्स बनाने की आदत आप खुद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। तो दूरी को हम बहुत जल्दी ही समेट देंगे। छोटा सा डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन इसकी है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा डीप चर्चा करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट को पहले हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो दूरी बच्चों, जैसा कि डेली हम दूरी तय करते हैं, कुछ न कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो दूरी को हम बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। या हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। आपको परिभाषा बनानी है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो दूरी की डिस्टेंस क्या हो गई? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर है और इसका अभिमीय सूत्र हो जाएगा सिर्फ, या तो आप इसको ब्रैकेट में यल लिखिए, या अगर कंप्लीट लिखना है तो m0 L एंड T0। ठीक है ना। इसका मात्रक क्या हो गया एसआई पद्धति में? मीटर। और एक कैसी राशि हो गई? दूरी एक अदिश राशि है। बस इतनी जानकारी आपको इसके बारे में देना है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर है और विमीय सूत्र हो गया यल, m0 L T0। विस्थापन की कहानी थोड़ा सा अलग है। अब जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं, विस्थापन कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। सपोज करते हैं दो प्लेस हैं ए और बी, और इन दो स्थानों में कोई वस्तु एक रास्ता ये तय करती है, कोई वस्तु जो है सीधे ए से बी तक ऐसे चली गई, कोई वस्तु सीधे ए से बी तक ऐसे भी जा सकती है, ठीक है ना, और कोई वस्तु सीधे ए से बी तक ऐसे भी जा सकती है। ये इसके 3 रास्ते हो गए सीधे। तो वस्तु के द्वारा चली गई जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो न्यूनतम दूरी है, वो कहलाएगी विस्थापन। बस ए से बी तक हम ऐसे भी जा सकते हैं, ए से बी तक ऐसे भी जा सकते हैं, ए से बी तक ऐसे भी इस रास्ते से भी जा सकते हैं, है ना। तो वस्तु के द्वारा जो तय की गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसके द्वारा तय की गई जो न्यूनतम दूरी है, वो कहलाएगी यहाँ पर विस्थापन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी वस्तु का जो विस्थापन है वो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर कर रहा है, और प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना। तो विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम चली हुई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम चली हुई दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। लेकिन बेस्ट डिफिनीशन क्या कहलाएगी? किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम चली हुई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यह एक राशि कैसी? यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी मीटर होता है, इसका विमीय सूत्र भी m0 L T0 होता है। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक। अब इसके गुण कौन कौन से हैं? विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है। विस्थापन
वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। ये वो तय किए गए वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है विस्थापन। तीसरा गुणधर्म क्या है इसका, कि तीसरी चीज इसमें देखते हैं, अगर कोई वस्तु जो है किसी वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, जैसे कोई वस्तु ऐसे किसी वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, ये इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कितनी है, r है, तो इस वृत्तीय मार्ग की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। ये क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो गई। तो किसी भी वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी वृत्तीय मार्ग पर गति करती हुई वस्तु की अगर एक चक्कर पूरा करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr। लेकिन उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन जो है क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो घूम करके फिर से अपनी पुरानी प्रारंभिक स्थिति पर आ रही। अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाती है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किंतु उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, जिसका मान क्या होता है, 2πr होता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है, अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से या ऊंचाई तक ऊपर फेंकते हैं, ये वस्तु को हमने फेंका और उसने अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी तय किया, h तय किया। अब यहाँ से वो वस्तु फिर से लौट के पृथ्वी पर आ जाएगी। वस्तु को हमने h ऊंचाई तक ऊपर फेंका और टॉप पर पहुँचने के बाद वस्तु फिर से जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। तो इस कंडीशन में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी कितनी है, 2h है, लेकिन उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो वस्तु का विस्थापन यहाँ पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वस्तु का विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यहाँ पे वस्तु का विस्थापन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर हमारा स्कूल हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हम प्रतिदिन जो है स्कूल जाते और आते हैं, तो हम प्रतिदिन हम कितनी दूरी तय करते हैं, 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो है आना हो गया और 1 किलोमीटर जाना हो गया, तो हमारे द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। लेकिन हम फिर से घर लौट आते हैं तो हमारे द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि वस्तु का विस्थापन 0 हो सकता है। वस्तु का विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और वस्तु का विस्थापन 0 भी हो सकता है। तो ये हो गया दूरी और विस्थापन। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप चाहे तो उसको बना सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। कई बार आप बुक में रीड करिए, उससे रिलेटेड और जितने भी टर्म्स हैं उनको भी पढ़िए और फिर जाके इसका नोट्स बनाइए। तो ये 2 टर्म्स हो गए, दूरी और विस्थापन। अब इसी तरीके से हम 3rd नंबर देखते हैं, चाल और वेग को। चाल देखते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है ना। चाल किसे कहते हैं, इसी तरह से वेग किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर क्या है, चाल और वेग में अंतर। तो स्पीड किसे कहते हैं, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अगर समय यहां पर एकांक हो जाए तो चाल किसके बराबर हो जाएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा कैसे हो जाएगी, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, अगर समय का मान 1 हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। समय कैसा हो जाए, एकांक हो जाए। तो एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो ऐसा ही पद्धति में जो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, तथा इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा, हम पहले ही मात्रक और मापन वाले पार्ट में देख चुके हैं कि किसी भी भौतिक राशि का जो है मात्रक देख करके हम विमीय सूत्र कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये यम है, यम मीन्स मीटर हो गया,
और मीटर का जो विमीय सूत्र, मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, उसका जो है विमीय सूत्र यल होता है, और टाइम का टी, तो इसका हो जाएगा LT-1। हम इसको कंप्लीट इस तरीके से लिखेंगे m0 LT-1 के। तो ये चाल का मात्रक एसआई पद्धति में हो गया और ये चाल का विमीय सूत्र हो गया। तो चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को चाल कहते हैं। 4th नंबर की जो डिफिनीशन है वो है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेग की हम बात कर रहे हैं। वेग क्या है? अब इसमें आप दिशा जोड़ दीजिए, है ना। चाल की डिफिनीशन में हम क्या जोड़ देते हैं? डायरेक्शन जोड़ देते हैं, एक निर्दिष्ट दिशा, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, है ना। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में या एक निर्दिष्ट दिशा में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विस्थापन का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विस्थापन का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। 2 डिफिनीशन हो गई, है ना। समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, है ना। इसीलिए हम इसको ऐसा अगर dx/dt भी लिखते हैं, dx/dt, इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt, जहाँ x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, v इक्वल टू dx/dt के। तो समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, अथवा किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। जैसा कि चाल का मात्रक है वही इसका भी मात्रक, इसकी यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकेंड। एंड डायमेंशन, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ऑल्सो m0 LT-1। तो ये दोनों चीज़ें सेम है इसके लिए। बस चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक भी क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का विमीय सूत्र क्या है? LT-1। वेग का विमीय सूत्र LT-1। ये तो समानताएं हो गई, है ना, सिर्फ अदिश और सदिश को छोड़कर। अब इसमें अंतर क्या है? तो अंतर वही जो दूरी और विस्थापन में था। दूरी और विस्थापन, दूरी हमेशा धनात्मक होती थी, तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। इसी तरीके से चाल हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो ये चाल और वेग की डिफिनीशन हो गई। बच्चे इसको और डीप स्टडी करेंगे और ये डिफिनीशन लिखेंगे। अभी सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, डीप में हम धीरे धीरे उतरेंगे। जब चीज़ें हमारी पुरानी क्लियर हो जाएंगी और बेसिक चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, तब धीरे धीरे हम सब्जेक्ट के अंदर उतरने की कोशिश करेंगे कि और मोशन में क्या है, गति करती हुई वस्तुओं को एनालिसिस करेंगे, कितनी प्रकार की गतियाँ हो रही हैं, है ना, वर्ल्ड में, और हर गति का एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन उसके पहले हम गति को समझने के लिए जो बेसिक टर्म्स हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी। एक 4th क्वेश्चन जो बनेगा, तो ये 2nd क्वेश्चन तो ये हो गया। 4th क्वेश्चन बनेगा चाल और वेग में अंतर लिखिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th लिख देता हूँ कि नोट्स में आपको 3रे नंबर में क्या लिखना है और 4थे नंबर में क्या लिखना है। अब जो है नेक्स्ट 5th नंबर में जो डिफिनीशन आ रही है वो है एक्सिलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन, इंग्लिश डिफिनीशन भी, इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनको भी आप लिखते जाएं, क्योंकि इस साल आपको मैक्सिमम जानना है, मैक्सिमम समझने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को अच्छे से कंफर्म करते हुए चलिए। त्वरण क्या चीज़ है? एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देते हैं। जैसे हम डेली साइकिल से स्कूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिदिन साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते हैं। तो साइकिल चलाते समय कभी हम बहुत तेज़ी से चलते हैं और कभी हमें ब्रेक लगा करके अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है, ठीक है ना। कभी हम पैडल को तेज चला करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं।
इसी तरह से अगर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है तो एक्सीलरेटर, इसीलिए मोटरसाइकिल में क्या होता है एक्सीलरेटर, उसको हम एक्सीलरेटर बोलते हैं। एक्सीलरेटर खींचो तो तेजी से जो है गाड़ी आगे बढ़ेगी। यानी कि हम अपने मोशन में, अपनी गति में क्या उत्पन्न कर रहे हैं, त्वरण उत्पन्न कर रहे हैं। अपने गति में को एक्सीलरेट कर रहे हैं, अपनी गति में, अपने मोशन में एक्सीलरेशन को उत्पन्न कर रहे हैं। हम एक्सीलरेटर खींच करके क्या उत्पन्न कर रहे हैं, गति में त्वरण। तो त्वरण क्या हो गया, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण तो वेग में परिवर्तन हो गया, लेकिन वेग में वृद्धि हो रही है। वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक्सीलरेटर को खींचकर हम अपने बाइक के वेग वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक जनरल सी डेफिनेशन क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। जब किसी वस्तु के वेग में धीरे धीरे वृद्धि किया जाता है तो उसकी गति में क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण। तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस क्या बन रही है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब हम अपने वेग में वृद्धि करते जाते हैं तो उसको त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में ब्रेक लगाकर हम अपने बाइक को अथवा साइकिल को रोकते हैं तो पहले धीरे धीरे उसके वेग को कम करते हैं, तब जाके रोकते हैं। तो वेग में जो कमी हो रही है उसको बोलते हैं मंदन। इसके साथ साथ हम मंदन भी लिख लेंगे, त्वरण का अपोजिट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मंदन हो गया है। तो वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं और वेग में कमी को मंदन कहते हैं। हम हमारे गति में ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। हम बाइक चलाएं या कार चलाएं या साइकिल चलाएं, हम अपने गति को बढ़ाते और घटाते रहते हैं। बढ़ाने और घटाने का मतलब यह है कि वेग में हम परिवर्तन करते रहते हैं, और वही वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा कि त्वरण इक्वल टू हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, त्वरण को a से व्यक्त करते हैं और वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 अपॉन समयांतराल t2 माइनस t1 के। वेग में परिवर्तन एक्चुअल में वेग ही है, इसलिए जो वेग का मात्रक है, अगर हम इसकी यूनिट का कैलकुलेशन करें तो वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड और समयांतराल का मात्रक हो गया सेकेंड। तो ms माइनस 2 यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी जो है यूनिट से हम इसकी डायमेंशन का कैलकुलेशन करेंगे और वो हो जाएगा m0 LT माइनस 2 के। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो वेग का विमीय सूत्र क्या है, LT माइनस 1, और त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो गया, LT माइनस 2। त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन अपॉन समयांतराल। तो जब कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में रहती है, गति करती रहती है, तो उसका वेग बढ़ता भी है और घटता भी है, अर्थात उसके वेग में परिवर्तन होता है, और उसे ही हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये गति को समझने के लिए, गति को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए हमने बार बार ये कहा है कि ये जो 5 टर्म्स हैं, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, जो जिसे बेसिक टर्म्स कहते हैं, इसके अलावा और हम नेक्स्ट देखेंगे, ये अत्यंत आवश्यक है इनको समझना। तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन हो गया है। अब बच्चे इनको क्वेश्चन नंबर 2 को विधिवत तरीके से डिफिनीशन, इसकी मैथमेटिक्स, इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन सब नोट्स में विधिवत लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहेगा और इसी से 2 क्वेश्चन और निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, उसको बोलते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। ये 4 क्वेश्चन आज हमको पढ़ना है, और इसके बाद हम और गहराई में उतरेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में और कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं, जिसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।